हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आई दृष्टि करंट अफेयर का आर्थिक परिदृश्य। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देश विदेश की आर्थिक महत्व की जो भी घटनाएं होंगी, आर्थिक संगठनों की जो भी गतिविधियां होंगी, इसमें हम दृष्टिपात करेंगे, देखेंगे। तो राजकीय राजकोषीय घटनाक्रम पहला है सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान 2025-26। 5 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर व्यय घटकों के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का अनंतिम अनुमान यानी प्रोविजनल एस्टिमेट्स जारी किया है। और इसके साथ ही वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए भी जीडीपी के अनुमान जारी किए। जारी आंकड़ों के अनुसार स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर यानी स्थिर कीमत 2022-23 कीमतों पर वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.7% अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 7.1% अनुमानित है। जीडीपी मतलब होता है कि किसी देश में साल भर में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है और इसका टोटल मूल्य हुआ, उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी की गणना कई प्रकार से की जाती है। जीडीपी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में क्या किया जाता है कि किसी सामान्य वर्ष को, जिस साल कोई बड़ी आपदा न आई हो, जिस साल किसी वजह से अचानक बहुत ज्यादा कमाई न हो गई हो, यानी वो साल नॉर्मल रहा हो, उस साल को बेस ईयर यानी आधार वर्ष मानते हैं और उसके आधार पर आने वाले सभी वर्षों की तुलना की जाती है। यानी उस आधार वर्ष की जो जीडीपी है उसको आधार माना जाता है और आने वाले वर्षों की तुलना की जाती है कि उसकी तुलना में जो हमारी जीडीपी है उसमें वृद्धि हुई या फिर कमी हुई है। दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। इसमें कोई आधार वर्ष नहीं माना जाता है, ये केवल देखता है कि उस साल कितना उत्पादन हुआ है और फिर इसकी तुलना पिछले साल से की जाती है। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंसीडर नहीं किया जाता, उसको मेजर नहीं किया जाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में महंगाई को मेजर किया जाता है। इसलिए भले ही किसी देश की जीडीपी न बढ़ी हो, वहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन में वृद्धि न हुई हो, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ने के कारण नॉमिनल जीडीपी कभी-कभी बढ़ती है, यानी हमेशा बढ़ती है क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। लेकिन जो रियल जीडीपी है ये रियल देश की जीडीपी बताता है, क्योंकि वो किसी देश के उत्पादन या सेवा में कितनी वृद्धि हुई है इसको दर्शाता है। तो जीडीपी को मेजर करने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी जिसको तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियां आ जाती हैं, जैसे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, फ्लोरिकल्चर वगैरह, खनन वगैरह आ जाएगा। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में वो निर्माण कार्य आ जाते हैं, निर्माणी वस्तुएं आती हैं जिनको हम कच्चा माल के तौर पे यूज करके फिनिश्ड गुड्स किसी प्रकार का वस्तु बनाते हैं, चाहे वो छोटा वस्तु है बड़ा वस्तु है, चाहे वो मशीन से निर्मित हो या फिर हैंड द्वारा निर्मित हो। तीसरे में आता है सर्विसेज, यानी किसी प्रकार की सर्विसेज
वो तृतीयक सेक्टर में आती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी क्षेत्र को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं प्रोग्रेस करने में। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें तो प्राइमरी सेक्टर शुरू में हर किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले उसका विकास होता है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगती है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर में समय के अनुसार धीरे धीरे कमी आ रही है, और जो तृतीय क्षेत्र है वो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आ रही है, जबकि जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें नाम मात्र की वृद्धि हो रही है। तो 3 साल यानी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की इन तीनों वित्तीय वर्ष की तुलना करके हम देखते हैं कि हमारे जीडीपी में किस सेक्टर का कितना रोल है। जीडीपी को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में मूल्य सृजन होता है, यानी प्राइस निर्माण किया जाता है। तो 2023-24 में देखें तो कृषि 21.5% पार्ट था कृषि का जीडीपी में, 26.1% था द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी का, और 52.4% था टर्शरी सेक्टर का। जबकि 2024-25 में एस्टिमेट लगाया गया है कि 21.4% प्राइमरी सेक्टर है, 25.8 सेकेंडरी सेक्टर है और 52.8% टर्शरी सेक्टर है। वहीं पे 2025-26 का एस्टिमेट ये है कि 19.9% प्राइमरी सेक्टर है, 25.8 सेकेंडरी सेक्टर है और 54.3% टर्शरी सेक्टर है। यानी टर्शरी सेक्टर में वृद्धि हो रही है, प्राइमरी सेक्टर में कमी आ रही है। द्वितीय सेक्टर में वृद्धि हो रही है पर उसमें धीमी गति से हो रही है। तो और बेस ईयर हमने जाना है कि बेस ईयर किसी साल को स्थिर मान के हम आगे सालों में जीडीपी की जो तुलना करते हैं वो बेस ईयर होता है। तो आज के पहले जीडीपी का बेस ईयर था 2011-12, उसको सरकार द्वारा चेंज करके जीडीपी का बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है। इसी तरह और भी का बेस ईयर और भी कुछ माप है जिनका बेस ईयर चेंज किया गया है। जैसे अगर हम देखें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नया बेस ईयर 2022-23 को चुना गया है, जिसका पहले 2011-12 था। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया बेस ईयर 2024 है, जो कि पहले 2012 था। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2022-23 किया गया है, जो कि पूर्व में 2011-12 था। इस आधार पर अगर हम देखें तो रियल जीडीपी में 7.3% की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई। यानी अगर 2024 और 25 और 2025-26 की तुलना करें तो जीडीपी में 2024-25 में 7.3% की वृद्धि हुई है, जबकि 2025-26 में 7.9% की वृद्धि हुई है। और वहीं अगर नॉमिनल जीबीए की देखें, जीडीपी को देखें तो वित्त वर्ष 2025-26 तथा वित्त वर्ष 2024-25 में क्रमशः 9.1% और 9.6% वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 अनुमान रिपोर्ट। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 मई 2024 को भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 अनुमान रिपोर्ट जारी की है, और ये स्वास्थ्य अनुमान की 10वीं रिपोर्ट है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 ढांचे के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें याद रखने वाली ये बात है कि रिपोर्ट बताता है कि वर्ष 2013-14 से
2022-23 के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी व्यय की भूमिका बढ़ी है। और इसका मेन कारण हम आयुष्मान योजना बता सकते हैं, जो कि 1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 3.85 लाख करोड़ हो गया है। और कब? 2022-23 में। सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2013-14 में 1.15% से बढ़कर 2022-23 में 1.43% हो गया है, यानी परसेंटेज में ही वृद्धि आई है। और हम सामान्य सरकारी व्यय को देखें तो 2013-14 के 3.78% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4.89% हुआ है। यानी जितना सरकारी व्यय होता है उसमें जो पूरा स्वास्थ्य का हिस्सा 2013-14 में 3.78% था। यानी अगर 100 रुपया सरकार खर्च कर रही है जनता पे, तो उसमें जो हेल्थ का पोर्शन होता था वो केवल 3.78% होता था। और जो 2022-23 है उसमें बढ़कर कितना हो गया है? 4.89 यानी 8-9% हो गया है। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय अगर हम देखें 2013-14 में 1042 रुपए था। यानी एक व्यक्ति वर्ष में एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा वर्ष में 1042 रुपए खर्च किया जाता था। वही 2022-23 में यह सरकार के व्यय किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर 2786 यानी 2786 रुपए हो गया है। यानी सरकारी व्यय प्रति व्यक्ति में 2.7 गुना बढ़ोतरी आई है। यानी मान लो कि पहले सरकार किसी व्यक्ति पे 1 रुपए खर्च करती होगी, तो अब 2022-23 में वो बढ़कर 2.7 रुपए हो गया है। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 का नया आधार वर्ष बनाते हुए खातों की नई श्रृंखला जारी की है। इसको ध्यान में देना है। वो बता रहा है कि कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 2013-14 की 28.6% से बढ़कर 2022-23 में 43.7% हो गया है। यानी सार्वजनिक वित्त पोषण की भूमिका स्वास्थ्य में बढ़ रही है। इसको बोलते हैं परिवारों पर पड़ने वाला जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय। इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। दीर्घकाल में कम हुआ, यानी कोई परिवार है वो अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करता है, तो उसमें कुछ पैसा सरकार की तरफ से ही आता है। वही कह रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट, यानी खर्च तो हुआ है लेकिन परिवार की जेब से नहीं हुआ है, किसी और तरीके से स्वास्थ्य खर्च हुआ है, यानी परिवार वालों के पैसे में बचत हुई है और सरकार के व्यय में वृद्धि हुई है, जो कि 2013-14 में 64.2% था और वर्ष 2022-23 में घटकर 43.4% हो गया। यानी 2013-14 में अगर कोई फैमिली है तो 100 रुपए में से 64 रुपए अपने स्वास्थ्य पे खर्च करती थी, तो अब 2022-23 में 43.4% रुपए उसने खर्च किए। बाकी का खर्च कौन किया है? सरकार द्वारा किया गया है। यानी इस पूरे व्यय में 21% की कमी आई है। भारत का विदेशी ऋण। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2026 में भारत का विदेशी ऋण रिपोर्ट जारी की गई, जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। यानी भारत का विदेशी ऋण के आधार पर जो रिपोर्ट है वो आरबीआई द्वारा जारी की गई, जिसमें क्या कहा गया है
कि दिसंबर अंत 2025 में भारत का विदेशी ऋण 765.5 बिलियन US डॉलर रहा है, जो सितंबर अंत में 2025 के स्तर से 18.3 बिलियन US डॉलर यानी 2.45% अधिक है। और यह जो ऋण है वो जीडीपी का 20.4% रहा है। ऋण की मुद्रा यानी संरचना क्या है, यानी कैसी किस किस रूप में ऋण लिया गया है, तो 54.8% ऋण लिया गया है अमेरिकी डॉलर में। भारतीय रुपया में लिया गया है ऋण 30.1%। जापानी येन, जापान की मुद्रा येन है, उसमें 6.3% का लोन लिया गया है। SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक नॉमिनल मनी बोल सकते हैं इसको, रियल मनी नहीं है, एक नॉमिनल मनी टाइप बोल सकते हैं, मनी भी एक्चुअली नहीं है। इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट यानी विशेष आड़त अधिकार। ये 4.3%। और यूरो यानी यूरोप की जो मुद्रा है अधिकतर देशों की, उसमें 3.7% का लोन लिया गया है। 34% हिस्सेदारी के साथ ऋण विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है, यानी पूरे ऋण में 34% जो है वो ऋण विदेशी ऋण से लिया गया है। इसके बाद से मुद्रा और जमा 22.7%, व्यापार ऋण अग्रिम एडवांस में 19.1% और ऋण प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 16.4% रही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 11 मार्च 2026 को नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का उद्देश्य राजकोषीय सुदृढ़ता का आकलन करना, सुधारों को दिशा देना, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। और यह भारत का दूसरा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है जो राज्य स्तरीय आर्थिक सशक्तिकरण का व्यापक मानचित्रण है। भारत में राज्यों का हिस्सा सामान्य सरकारी ऋण का लगभग 1/3 है, इसलिए राज्यों की वित्तीय स्थिति सीधे राष्ट्रीय व्यापक स्थिरता से जुड़ी रहती है। यानी अब देखते हैं कि सभी राज्यों का क्या स्वास्थ्य है मनी को लेकर, राजकोष में की सभी राज्यों के राजकोष की क्या हालत है। वित्त वर्ष 2023-24 की डाटा के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है और किन आधारों पर जांच की गई है कि किसका कैसा स्वास्थ्य है, तो यह 5 व्यापक इसके संकेत के आधार है। पहला है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण कैसा है, तीसरा राजकोषीय विवेक, चौथा ऋण बोझ सूचकांक, पांचवा है ऋण स्थिरता कितनी है उस राज्य में। इन संकेतों के संदर्भ के प्रदर्शन के आधार पर सभी 18 राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी है अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर तथा एस्पिरेशनल में इनको बांटा गया है। यानी 5 संकेतक के आधार पर 4 श्रेणी में 18 राज्यों को बांटा गया है। अगर हम समग्र रूप से देखें यानी पूरा ओवरऑल देखें कि ओवरऑल सबसे फर्स्ट कौन है, तो उसमें 3 राज्य हैं। एक है ओडिशा जो कि पिछले साल भी फर्स्ट ही था और इसका स्कोर है 73.1, दूसरा है गोवा और तीसरा है झारखंड। यानी ये अच्छा परफॉर्म किए हैं, इनका जो राजकोषीय स्वास्थ्य इनके राज्य का वो बेटर है और सबसे बेस्ट है ओडिशा का। समग्र रूप से अगर सबसे निचले पायदान पे यानी लोअर स्टेट को देखें
तो इसमें 4 हैं और इनको एस्पिरेशनल श्रेणी में रखा गया है। और वो 4 कौन है? इनमें पहला है पंजाब, सबसे नीचे 18वें नंबर, यानी 18 की लिस्ट है तो 18 नंबर यानी सबसे नीचे। 17 नंबर पे है आंध्र प्रदेश, 16 पे है पश्चिम बंगाल एवं केरल है 15वें स्थान पे इसका नंबर। 18 प्रमुख राज्यों में ओडिशा प्रथम, गोवा द्वितीय और झारखंड तृतीय पर रहा है। अगर पूर्वोत्तर एवं हिमालयी समूह को देखें तो अरुणाचल प्रदेश 59.5 अंक के साथ प्रथम रहा है, उत्तराखंड द्वितीय और त्रिपुरा तीसरे नंबर पर रहा है। वर्गीकरण की दृष्टि से प्रमुख राज्यों में 50 से ऊपर स्कोर वाले राज्य को अचीवर, 40 से 50 वाले को फ्रंट रनर, 25 से 40 वाले को परफॉर्मर और 25 या उससे कम वाले को एस्पिरेशनल राज्य माना गया है। पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए 50 से ऊपर अचीवर, 30 से 50 परफॉर्मर और 30 या उससे कम एस्पिरेशनल रखा गया है। यानी इसमें केवल 3 ही है, फ्रंट रनर वाली लिस्ट नहीं है। तो अब ओवरऑल पूरे स्टेट में देखा जाए तो अचीवर में 3 ओडिशा, गोवा, झारखंड। फ्रंट रनर में कर्नाटक 10वें नंबर पे है। फ्रंट रन में स्टार्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य स्कोर है 2022-23 में 45.6 था और 7वें नंबर पे था, और इस बार का जो है वो 41.9 है और 8वें नंबर पे है। आरओ में यही एग्जाम पूछा था कि स्वास्थ्य सूचकांक कितना स्कोर है था उत्तर प्रदेश का 2022-23 में। अब वर्तमान में 8वें नंबर पे आ गया है गिर के, और इसका स्वास्थ्य सूचकांक है 41.9। परफॉर्मर में देखें तो मध्य प्रदेश है 9वें पे, फिर हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान। एस्पिरेशनल में ये पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल 4 राज्य, यानी ओडिशा ओवरऑल टॉप पर है। और हिमालय या पर्वतीय स्टेट से देखें तो अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान भारत में क्षेत्रीय विमानन को अगले चरण में ले जाने वाली नीति है। इसका उद्देश्य केवल नए हवाई मार्ग घोषित करना नहीं, बल्कि छोटे शहरों, पहाड़ी क्षेत्रों, दूरस्थ इलाकों, द्वीपीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों तक सस्ती, सुलभ और टिकाऊ हवाई सेवा पहुंचाने के लिए एक अधिक स्थिर विमानन ढांचा तैयार करना है। इसकी रूपरेखा केंद्रीय बजट 2025-26 में रखी गई थी और 25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसे औपचारिक तौर पर मंजूरी भी मिली थी। कब? 25 मार्च 2026 को। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों के लिए लागू की गई है। टोटल व्यय है 28,840 रुपए। योजना के तहत 100 एयरपोर्ट मौजूदा सेवा वंचित हवाई पट्टियों से विकसित किए जाएंगे। इस घटक पर अगले 8 वर्षों में 12,159 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। एयरलाइन संचालकों के लिए VGF सहायता को अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। संशोधित उड़ान के तहत 10 वर्षों में 10,043
करोड़ रुपए की वीजीएफ सहायता प्रस्तावित है। एयरलाइन संचालकों को 5 वर्षों तक सहायता मिलेगी। तीसरे वर्ष से यह सहायता क्रमशः घटेगी, जबकि मार्ग विशेष एक्सक्लूसिविटी 3 वर्षों तक सीमित रहेगी। मूल उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई थी और इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को संचालित हुई थी।